नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और सीजी पुलिस का ये स्पेशल क्लास मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आज के क्लास में हम बात करेंगे व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आज का एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस का टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 25 टेस्ट और प्राइस है 199 रुपये, तो बिल्कुल आप नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टॉपिक वाइज मॉडल टेस्ट रहेगा, 2000 से अधिक और व्याख्या सहित प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल आप कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल पीडीएफ डल जाएगा संजय रजवाड़े जी, मैं अलग से प्रैक्टिस सेट करके बनवा दूंगा। ठीक है, संविधान प्रैक्टिस सेट करके मैं अलग से बनवा दूंगा, टेंशन मत लेना। गुड आफ्टरनून आज़ाद सिंह जी, गुड आफ्टरनून। चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड। किससे रिलेटेड रहेगा? राष्ट्रपति से रिलेटेड रहेगा आज का आपका टॉपिक। ठीक है, और बिल्कुल हम टॉपिक कवर करते करते जाएंगे, एमसीक्यू भी करते जाएंगे, दोनों आपका एक साथ कवर हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा तरीका भी रहता है, मैं टॉपिक के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी करवाते हुए ले चलूंगा, तो बिल्कुल इसका फायदा आपको आने वाले एग्जाम में होगा। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, अनुच्छेद 54 में किसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 55 में किसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 56 में किसकी चर्चा की गई है और अनुच्छेद आपके 59 में किसकी चर्चा की गई है। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 54 किसके बारे में बात करता है? आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है। अगला अनुच्छेद 55 किसके बारे में बात करता है आपका? ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के जो चुनाव के तरीके होते हैं उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 56 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 59 किसके बारे में बात करता है? आपके राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं। कुछ ऐसे ही पैटर्न में आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्या इस तरीके से पढ़ने से आपसे प्रश्न बन जाएगा क्या? बिल्कुल, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मैं देख पा रहा हूं सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे। क्या इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके पेपर में प्रश्न बन पाएगा क्या? बिल्कुल बनेगा। और इसी पैटर्न में आपका व्यापम का आजकल का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लीजिए। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का आपका सेकंड। ठीक है, इसी पैटर्न पे आ रहा है आपका पुलिस का एग्जाम का क्वेश्चन। संविधान के प्रश्न कुछ ऐसे ही अंदाज में पूछे जाएंगे आपसे। तो क्या हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके पेपर में प्रश्न बनेगा? अब अभी फिलहाल यदि मैं बात करूं तो आपको राष्ट्रपति के बारे में यदि अच्छे से पता नहीं है, ऐसे कंडीशन में यदि आप डायरेक्ट एमसीक्यू करते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए लॉस वाला चीज रहेगा। अब आखिर पढ़ने का सही तरीका क्या रहेगा? तो थोड़ा सा मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं क्लास में, ताकि आपके पेपर में कोई भी प्रश्न ना छूटे। और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको फिर एमसीक्यू करवाऊंगा आज की ही क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा मैं टॉपिक के बारे में बता देता हूं आप सभी को, ताकि एग्जाम में आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा मैं बेसिक बताते जाऊंगा, फिर हम एमसीक्यू करते जाएंगे, दोनों को एक साथ मर्ज करके करते रहेंगे, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपका बेसिक भी अच्छा हो जाए। क्योंकि यहां पर आपको अभी फिलहाल पता नहीं है कि सर अनुच्छेद 54 किसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 55 किसके बारे में बात करता है, 56 और 59 किसके बारे में बात करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको अभी फिलहाल पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे करें? गुड आफ्टरनून अमरदीप रजवाड़ी जी, आजाद जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए अब पढ़ने का सही तरीका क्या रहेगा? थोड़ा सा बस मैं क्या करता हूं, स्किप करता हूं एमसीक्यू को, फिर मैं क्या करवाऊंगा आपको? एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं आपके वर्तमान पैटर्न पर, जहां पर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं आजकल व्यापम क्या खेल रहा है। ठीक है, पूरा व्यापम आपका इस बार खेल रहा है सीक्वेंस वाला खेल। आपने जैसा कि पिछला पेपर देखा होगा अबकारी आरक्षक का, उसके बाद आपने पेपर देखा होगा आपके हॉस्टल वार्डन का, एडीओ का पेपर देखा है। तो व्यापम थोड़ा सा खेल क्या रहा है आपका? सीक्वेंस वाला खेल रहा है। तो इसके पहले कि आपके एग्जाम में भी खेले सीक्वेंस वाला, हम क्या करेंगे? थोड़ा सा राष्ट्रपतियों की एक बार सूची देख लेते हैं।
ठीक है, कौन कौन से आपके राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपतियों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को जब कार्यकाल के आधार पर जमाने बोलेगा तो आप उस कंडीशन में फंसो ना। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं राष्ट्रपतियों की सूची के बारे में। सबसे पहले आपका दिया हुआ है, सबसे पहले आपके राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे बार भी कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पेपर में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? पेपर में ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है। और इसके लिए हम अनुच्छेद भी पढ़ते हैं, तो ये दोनों आपके बेसिक के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप जी, डेली क्लास होगा इसी टाइम पर आप लोगों का, बिल्कुल आप लोग बने रहिए क्लास के साथ, दबा के रिवीजन करिए और एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करिए। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये लगातार 2 बार आपके क्या बनने वाले थे? राष्ट्रपति बनने वाले थे, ठीक है। पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कौन थे यदि पूछा जाएगा तो उसके बाद आपको याद रखना है चलिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कौन थे आपके? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद कौन थे आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कौन थे आपके? वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद आपको याद रखना है फकरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद आपको याद रखना है एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी के बाद याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बाद कौन थे आपके? आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन के बाद कौन थे आपके? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद कौन थे आपके? के आर नारायण। के आर नारायण के बाद कौन थे आपके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद कौन थे आपके? प्रणब मुखर्जी। उसके बाद कौन थे आपके? रामनाथ कोविंद। और उसके बाद कौन थे आपके? द्रौपदी मुर्मू। अब प्रश्न यहां पर आके फंसता है कि आप कैसे पढ़े और क्या पढ़े कि आपके पेपर से प्रश्न फंस जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 राष्ट्रपतियों का नाम लिखा हुआ है। अब 15 के 15 राष्ट्रपतियों को तो पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, और आपका एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो कैसे सेट करता है? एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो एक दिमाग लगाता है, या तो वो स्टार्टिंग के 5 राष्ट्रपतियों के क्रम को जमाने बोलेगा, या तो लास्ट के 5 राष्ट्रपतियों के क्रम को जमाने बोलेगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए पढ़ना है। पूरा 15 के 15 राष्ट्रपतियों को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऊपर के 5 और नीचे के 5 को हम पढ़ेंगे, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे यदि मैं बात करूं, पहले कार्यकाल के लिए आपके राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कार्यकाल के लिए भी कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे नंबर के लिए कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद कौन थे आपके? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन के बाद कौन थे 5वें नंबर पे आपके? वीवी गिरी। पहले ये 5 अपने दिमाग में बसाने का प्रयास करो। पहले नंबर पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पे भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे नंबर पे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चौथे नंबर पे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, और 5वें नंबर पे थे आपके वीवी गिरी। कौन थे आपके? 5वें नंबर पे थे वीवी गिरी। इन 5 का नाम पहले याद रख लीजिए। उसके बाद यदि हम नीचे से पकड़े तो अभी आपके वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू के पहले कौन थे राष्ट्रपति? तो याद रखना है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के पहले कौन थे आपके? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और उसके पहले कौन थे आपके? एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप नीचे से 5 पढ़ लीजिए, यहां से आपका काम बन जाएगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, 7 नंबर पे आते हैं कौन आपके? ज्ञानी जैल सिंह। 7 नंबर पे आपके आते हैं कौन? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 7वें नंबर पे कौन आ जाएंगे? ठीक है, इनको यदि आप नाम के आधार पे देखोगे तो इसको तो पहला ही ले सकते हो आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बने थे क्रम के आधार पे, ठीक है। उसके बाद 3, 4, 5, 6 और आपके 7वें नंबर पे कौन आ गए हैं आपके? याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह।
और 90वें नंबर पे कौन है आपके, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो ऊपर से आपको याद रखना है 5 और नीचे से 5, इससे आपका काम बन जाएगा। नीचे से यदि हम बात करें तो वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी के पहले कौन थे, तो याद रखना है रामनाथ कोविंद जी थे। रामनाथ कोविंद के पहले कौन थे, तो याद रखना है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के पहले कौन थे आपके, तो याद रखना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और उनके पहले थे हमारे मिसाइल मैन, जिनका नाम है क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चूंकि पुलिस का पेपर है तो यहां पर भी आपने देखा होगा, यदि आपने नगर सेना और आबकारी आरक्षक का पेपर दिया होगा तो सेम उसी पैटर्न पे आपका पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है। और यहां से अगर सीक्वेंस खेला तो थोड़ा सा गड़बड़ा मत जाए। अब उसके बाद याद रखना है 7वें नंबर पे थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का नाम इसलिए याद रखना है, 1986 में आपका डाक संशोधन विधेयक आया था। क्या आया था, 1986 में आपका डाक संशोधन विधेयक आया था, जिस पर इन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कल की क्लास में आपको और अच्छे से पता चलेगा कि पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है। कल की क्लास में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पॉकेट वीटो का मतलब यह होता है दोस्तों कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो विचार करे, याद रखना है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो विचार करे और ना ही उसको पूरी तरीके से रद्द करे, उसे हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। तो पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले कौन थे आपके, ज्ञानी जैल सिंह, इसीलिए आपको याद रखना है। दूसरा चीज आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन आपका, 73वां संविधान संशोधन 1992 जब आपका हुआ था, जिसमें आपके पंचायती राज को जोड़ा गया था। याद रखना है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपके पंचायती राज को जोड़ा गया था। और इस समय आपके राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसीलिए इनका नाम भी याद रखना है। और इतने लोगों का नाम यदि आप याद रखते हो तो बिल्कुल पेपर में आपसे प्रश्न बन जाएगा। अगर व्यापम फिर से वही सीक्वेंस वाला खेल खेला तो बिल्कुल प्रश्न बन जाएगा। सबसे पहले हमने नाम क्या देखा, ठीक है, सबसे पहले हमने नाम देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला नाम हमने क्या देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्रम के आधार पर यदि देखेंगे तो उसके बाद भी कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हमने किसका नाम देखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगला नाम हमने किनका देखा है, ठीक है, तो याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखा हमने। इसके बाद आपके वीवी गिरी, वीवी गिरी, ये आपके भारत के क्या थे, स्टार्टिंग के जो राष्ट्रपति थे ये। अब इसके बाद स्टार्टिंग के राष्ट्रपति तो हमने देख लिया। स्टार्टिंग के राष्ट्रपतियों के बाद अगला अब हम देखते हैं कौन सा आपका, ठीक है, नीचे से हम देखते हैं। ठीक है, तो नीचे से आपको याद रखना है अभी वर्तमान में कौन है। अभी वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में है आपके द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू के पहले कौन थे आपके, रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद के पहले कौन थे, तो याद रखना है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के पहले कौन थे, तो याद रखना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनके पहले कौन थे आपके, मिसाइल मैन। और मिसाइल मैन का नाम क्या है, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा हमने देखा, ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा, आपके 7वें नंबर के, कौन से नंबर के, 7वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। ये ज्ञानी जैल सिंह का नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का क्या किया था, प्रयोग किया था। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह का नाम। इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने किसका प्रयोग किया था, पहली बार पॉकेट वीटो का क्या किया था, प्रयोग किया था। इसके अलावा एक राष्ट्रपति और हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको याद रखना है और उनका नाम क्या है आपके, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके टाइम आपका पंचायती राज का संशोधन आया था और विधेयक बना था, ठीक है,
तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। तो ये आपके राष्ट्रपति हैं। अगर पेपर में आजकल व्यापम का जो पैटर्न चल रहा है सीक्वेंस में जमाओ वाला, यदि वैसा सीक्वेंस वाला प्रश्न आपका आता है, क्योंकि जब हमने पेपर एनालिसिस किया तो वहाँ पर आपके दो पेपर, एक नगर सेना का पेपर और एक आपके आबकारी आरक्षक का पेपर, चूंकि आपका भी पुलिस वाला पेपर है तो व्यापम अगर पैटर्न खेलता है तो यहाँ से बिल्कुल आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। पहला नाम क्या देखा हमने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन बनते हैं आपके, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद कौन बनते हैं आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कौन बनते हैं आपके, वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद 7वें नंबर पे याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। 9वें नंबर पे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ज्ञानी जैल सिंह को इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने डाक संशोधन विधेयक का क्या किया था, पहली बार डाक संशोधन जो विधेयक था 1986 में, उसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो कहने का मतलब क्या है, अनुच्छेद 111 में आप 3 प्रकार के वीटो के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉकेट वीटो ये कहता है जब किसी विधेयक को ना तो पूरी तरीके से रद्द किया जाए और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे आपके, ज्ञानी जैल सिंह, इसीलिए इनका नाम याद रखना है। अगला है आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका नाम भी याद रखना है। नीचे से यदि मैं बात करूं तो द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में आपके 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। इनके पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। इनके पहले कौन थे आपके, प्रणब मुखर्जी थे। इनके पहले कौन थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। और इनके पहले कौन थे आपके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे आपके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, तो इतने लोगों का नाम कम से कम आपको देखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या यहाँ तक क्लियर है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे ताकि हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और मुझे ये भी बताएंगे, अब तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल को, क्योंकि इसके बाद आपका सीजी टेट है, सीजी टेट के बाद शिक्षक भर्ती है, आमीन पटवारी का एग्ज़ाम है और सारे एग्ज़ाम के लिए मैं ऐसे ही बेसिक टू एडवांस क्लास आपके लिए लाता रहूँगा और हम एमसीक्यू के साथ करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं, क्या यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अब हम राष्ट्रपति का क्या देखते हैं, थोड़ा सा अनुच्छेद देख लेते हैं। एक तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना ताकि पेपर में आपसे प्रश्न बन सके। पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है, ये याद रखना। क्या लिखा हुआ है आपका, पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, अब देखो ये तरीका आपको थोड़ा सा देखना होगा, इससे आपके दिमाग में जल्दी बसेगा। ठीक है, चलिए, पकानी कोका दुयो दशम में यदि हम बात करें तो प से क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति का पद। याद रखना है, प से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद। क से क्या हो जाएगा, तो क से याद रखना है कार्यपालिका। क से क्या हो जाएगा आपका, कार्यपालिका। क से क्या हो जाएगा आपका, कार्यपालिका। नी से आपका क्या हो जाएगा, निर्वाचन। नी से क्या हो जाएगा आपका, निर्वाचन, जिसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं, चुनाव। उसके बाद को से क्या हो जाएगा आपका, कोटा। को से क्या हो जाएगा आपका, कोटा। और फिर क से क्या हो जाएगा आपका, कार्यकाल। क से कोटा और क से क्या हो जाएगा आपका, कार्यकाल। दू से क्या हो जाएगा आपका, दोबारा निर्वाचन। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ तो, लगातार दो बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, दोबारा निर्वाचित होने वाले व्यक्ति कौन थे। य से याद रखना है, यो से क्या हो जाएगा आपका, योग्यता। यो से क्या हो जाएगा आपका, योग्यता। द से क्या हो जाएगा आपका, दशाएं। द से क्या हो जाएगा आपका, दशाएं। स से क्या हो जाएगा आपका, शपथ। और म से क्या हो जाएगा आपका, महाभियोग। ठीक है, ये तरीका याद रखना, पकानी कोका दुयो दशम। ये तरीका याद रखोगे तो आपसे एग्ज़ाम में अनुच्छेद गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 किसके बारे में बात करता है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है।
ठीक है, याद रखना है। अनुच्छेद 52 किसके बारे में बात करता है? आपके राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 53 आपका क्या कहता है? कार्यपालिका, और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति। याद रखना है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है अनुच्छेद 53 आपका क्या कहता है? कार्यपालिका, और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति। इसके बाद आपको याद रखना है निर्वाचन, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? 54। तो पकानी का क्या हो गया? प से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका और नी से आपका निर्वाचन। अनुच्छेद 52, 53 और 54। ठीक, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं को से क्या हो गया? आपका कोटा। तो राष्ट्रपति के कोटा के लिए हम क्या पढ़ते हैं? आपका अनुच्छेद 55। आखिर ये कोटा क्या है, मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। क से क्या होता है? आपका कार्यकाल। तो कार्यकाल के लिए याद रखना है अनुच्छेद 56। दू से क्या होता है? दोबारा निर्वाचन। याद रखना है एक व्यक्ति जितना बार भी चाहे, एक व्यक्ति जितना बार भी चाहे आपका क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि आपके लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, क्या एक ही व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक व्यक्ति जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। पर अभी तक हम यदि देखेंगे 15 अलग अलग लोग जब बने हैं, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बस आपको ऐसे मिलेंगे जो लगातार कितने बार बने हैं? आपके 2 बार बने हैं। तो याद रखना है अनुच्छेद 57 क्या कहता है? दोबारा निर्वाचन। यो से क्या है? आपका योग्यता। यो से क्या है? आपका योग्यता। तो अनुच्छेद 58 किसके बारे में बात करता है? योग्यता के बारे में बात करता है। द से क्या हो जाएगा? दशाएं। क्या क्या दशाएं हैं हम ये देखेंगे। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? आपका शपथ। और अनुच्छेद 61 क्या कहता है? आपका महाभियोग। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना है। पकानी कोका दुयोदशम। प से क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52। 53 क्या हो गया? कार्यपालिका, और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। नी से क्या हो गया? निर्वाचन, और निर्वाचन के लिए अनुच्छेद हम कौन सा पढ़ेंगे? 54। इसके बाद मैं बात करता हूँ कोटा। कोटा के लिए अनुच्छेद 55। 56 से क्या हो जाएगा? कार्यकाल। राष्ट्रपति 56 इंच का सीना लेकर आएगा और कहेगा कि मेरा कार्यकाल तो 5 साल का होता है, पर 5 साल के पहले भी तुम मुझे महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटा सकते हो। ये आपका अनुच्छेद क्या कहता है? 56। दू से क्या हो जाएगा? दोबारा निर्वाचन। एक ही व्यक्ति चाहे तो जितना बार भी बन सकता है राष्ट्रपति। अभी हमारे पास केवल एक ही एग्जाम्पल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 कार्यकाल अर्थात आपके 2 पंचवर्षीय के लिए बने थे। इसके बाद यो से क्या हो जाएगा? योग्यता। अनुच्छेद 58। 59 में दशाएं, 60 में आपका शपथ, और 61 में क्या हो जाएगा? आपका महाभियोग। ठीक है, अब इतना यदि बेसिक आपको पता है तो प्रश्न बनने के चांसेस आपसे बढ़ जाते हैं। बाकी फिर मैं धीरे धीरे करते करते एक एक अनुच्छेद का डिटेल आपको करवाते जाऊंगा एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, इतना बेसिक यदि आपको पता चल चुका है तो अब आपके लिए एमसीक्यू बनाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब चलो तो ये वाला बना के देखो तो प्रश्न आपसे बनता है कि नहीं बनता। चलो अब बनाओ तो ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, अब बना के देखिए तो ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता आपसे। चलिए, आज़ाद जी, योगेश जी, अमरदीप जी, संजय रजवाड़े जी, अब ये प्रश्न बना के देखिए तो आपसे बनता है कि नहीं बनता। वो जो तरीका मैंने बताया है उसको बना के देखिए और अब ये प्रश्न बनता है कि नहीं, बना के देखिए। चलिए जल्दी से बताइए। अब बताइए इसका आंसर क्या हो। क्या आप बना पाने की कंडीशन में हो? ऑनलाइन में जितने भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, क्या अब आप बनाने की कंडीशन में हो? ठीक है, देखो अगर हम थोड़ा सा याद करें, पकानी, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका। 54 क्या कहता है? आपका निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या हो जाएगा? ए का 4th। ठीक है,
55 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कोटा, और यहाँ के हिसाब से यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है, अगला यदि मैं बात करूं अनुच्छेद आपका 56, और 56 क्या कहता है, तो मैंने बताया था 56 इंच का सीना लेके अपना क्या बताएगा, कार्यकाल, कि मेरा कार्यकाल 5 सालों के लिए होगा। कितने सालों के लिए होगा, 5 सालों के लिए। तो 56 आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल। और आगे ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आपने क्या पढ़ा है, दुयो दशम, लास्ट में क्या पढ़ा है, दशम। ठीक है, 10 से क्या हो जाएगा आपका दशाएं, तो दशाएं के लिए आपने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है, 59। स से क्या हो जाएगा आपका शपथ, शपथ के लिए अनुच्छेद कौन सा पढ़े हो, 60। और 61 में क्या पढ़े हो आप, महाभियोग। तो हमसे क्या पूछा है, दशाएं, और दशाओं के लिए कौन सा हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं। तो उस हिसाब से यदि आप ऑप्शन देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ए के 4th, बी का 3rd, सी का 1st, और डी का क्या हो जाएगा आपका 2nd। ठीक, ऐसे ही आपको प्रश्न बनाते बनाते हुए चलना होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि योग्यता के लिए आपने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, योग्यता के लिए आपने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है। सबसे पहले मुझे आप लोग यही कमेंट करके बताइए, और बिल्कुल जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा सभी बच्चे कमेंट करते जाएंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं मुझे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, योग्यता के लिए आपने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है। करके देख लो, याद नहीं आ रहा है तो कॉपी और पेन लेके बैठे हो क्या, करके देख लो। ये क्या बताया था मैंने, पकानी, पकानी के बाद क्या बताया था मैंने, कोका, कोका के बाद क्या बताया था, दुयो, दुयो के बाद क्या बताया था मैंने, दशम। करके देख लो ऐसा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद, 53 कार्यपालिका, 54 निर्वाचन, 55 राष्ट्रपति का कोटा, 56 कार्यकाल, 57 दोबारा निर्वाचन, 58 योग्यता। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन से अनुच्छेद में हमने योग्यता के बारे में पढ़ा है, अनुच्छेद 58 में। अब अनुच्छेद 58 कहता क्या है, इसके बारे में मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। कौन कौन सी चीज़ें योग्यता को परिभाषित करती है, कौन कौन सी चीज़ें योग्यता को परिभाषित करती है। तो पहला याद रखना है, भारत का नागरिक हो। पहला क्या याद रखना है, भारत का नागरिक हो। दूसरा याद रखना है आपको, ठीक है, भारत का नागरिक हो, और चुनाव लड़ने की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 35 साल। अगला आपको याद रखना है, लोकसभा, कहाँ का, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ये 3 चीज़ याद रखना है। पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल, और तीसरा याद रखना है लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ये 3 योग्यता हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद 58 में। पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा आपका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल, और तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। अब यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, क्या पूछा है, असत्य कथन कौन सा है। तो याद रखना है, ये अधिकतम 35 वर्ष हो, ये कथन आपका असत्य है। ये अधिकतम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कम से कम 35 साल। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल होना चाहिए, ना कि अधिकतम। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है कि आपका पागल या दिवालिया ना हो, किसी पागल या दिवालिये व्यक्ति को बना दोगे क्या, जो बैंक से करप्ट है ऐसे व्यक्ति को बना दोगे क्या। तो सर हमने तो ये भी पढ़ा है कि पागल या दिवालिया ना हो। दूसरा, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कहने का मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो, या सरकार के किसी फ़ायदे के सौदे में ना हो। तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, हमने तो ये भी पढ़ा है सर। इसके अलावा सर हमने ये भी पढ़ा है कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो सर ये सब बातें जो आप बता रहे हो ये क्या है, कि संसद या विधानमंडल का क्या ना हो, सदस्य ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सदस्य संसद कह रहा हूँ। संसद कहने का मतलब क्या है, संसद कहने का मतलब है आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा। विधानमंडल कहने का मतलब क्या है आपका, विधानसभा और विधान परिषद।
तो आखिर सर ये है तो है क्या? अभी तो आपने बताया कि योग्यता में क्या क्या याद रखना है, एक भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए 35 साल, और तीसरा आपने क्या बताया लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो सर ये सब हम कहाँ पर पढ़ेंगे कि पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो इसके लिए आपने अनुच्छेद पढ़ा है, अनुच्छेद कौन सा है 59, और 59 क्या कहता है आपका दशाएं, दशाएं या पेपर में इसे ही कई बार क्या लिखता है वो शर्तें। तो क्या क्या दशाएं या शर्तें हैं? एक बार व्यापम ने क्या प्रश्न फंसाया था आपको मैं बता रहा हूँ, योग्यता में क्या क्या लेना चाहिए और दशाओं या शर्तों में क्या क्या लेना चाहिए, इसको व्यापम ने फंसा दिया था। तो जब योग्यता कहेगा तो किसको किसको लोगे, पहला भारत का क्या हो नागरिक हो, दूसरा नहीं उसको शर्तों में लेना है, ठीक है, क्योंकि व्यापम ने एक बार क्या कर दिया था फंसा दिया था। देखो योग्यता में 3 चीज लेना है, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम उम्र कितना होना चाहिए 35 साल, और तीसरा लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो योग्यता। इसको केवल और केवल हम कहाँ पर लेंगे आपके योग्यता में, कहाँ पर लेंगे योग्यता, ठीक है। और जब दशाएं या शर्तें कहेगा तो वहाँ पर क्या क्या लेंगे, पहला पागल या क्या ना हो दिवालिया। दिवालिया कहने का मतलब कई लोग बैंक से लोन लेते हैं और बैंक का लोन पटा नहीं पाते, उनको बैंक क्या घोषित कर देता है दिवालिया। तो पागल या दिवालिया ना हो, दूसरा किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और तीसरा संसद या विधानमंडल। विधानमंडल कहने का मतलब आपका विधानसभा और विधान परिषद, और संसद कहने का मतलब क्या है लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ का क्या ना हो सदस्य ना हो। तो थोड़ा सा इस बार मैं आपका नोट्स भी दिया हूँ, नोट्स में जैसा मैंने दिया है सेम टू सेम वैसे ही पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। क्योंकि व्यापम क्या कर रहा है अब क्राइटेरिया के अनुसार पूछ रहा है। पहले जब मैं क्लास में भी आपको बताता था तो पूरा एक साथ बताता था, जाहिर सी बात है क्योंकि पहले एग्जामिनर वैसा नहीं पूछता था, ठीक है। तो इस बार 3 चीज़ों को गौर करना है आपको। सबसे पहले क्या चीज़ को गौर करना है, एक तो राष्ट्रपति का क्रम पढ़ के जानना है, क्योंकि लगातार आपके अबकारी आरक्षक में और आपके क्या कहना चाहिए नगर सेना का पेपर हुआ था, एडीओ का पेपर हुआ था, सब में व्यापम ने क्या पूछ रहा है आजकल सीक्वेंस। तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ने से पहले पूरे राष्ट्रपतियों का नाम पढ़ के जाना है आज की क्लास में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद अंदर का डिटेल पढ़ते हुए जाना है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है पूछा है, बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। जो भी आंसर लगेगा बताते जाना, ठीक है। और गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर घर में जाके उसको एक बार और देख लेना। पकड़ पाए? नहीं, डी नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिख दिया है अधिकतम, अधिकतम है क्या वो? नहीं, मैंने क्या लिखवाया है आपको कम से कम। कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए कम से कम 35 साल। अधिकतम बोल दिया मतलब कोई 36 साल का आदमी तो लड़ नहीं पाएगा फिर इसके हिसाब से। और पेपर में क्या पूछा है आपसे, कौन सा कथन असत्य है पूछा है, तो कौन सा गलत है आपका बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम 35 साल मतलब कोई आदमी 36 साल का है क्या? अभी आपकी द्रौपदी मुर्मू 36 साल से कम होगी, है ना? तो इसीलिए गलत क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि निर्वाचक मंडल के लिए आपने अनुच्छेद कौन सा पढ़ा है। चलिए बताइए, ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं निर्वाचक मंडल के लिए कौन सा अनुच्छेद पढ़े हैं? बताइए ऑनलाइन। देखो मैंने एक तो तरीका बताया है, कौन सा तरीका, पकानी को का दुयोदशम, पकानी यहीं से निकल जाएगा। प से क्या हो गया राष्ट्रपति का पद, कौन सा अनुच्छेद 52। क से क्या हो गया कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद आपका 53। नी से क्या हो जाएगा आपका निर्वाचन, या इसे ही हम क्या कहते हैं चुनाव। तो निर्वाचक मंडल के लिए हम अनुच्छेद कौन सा पढ़ेंगे 54। सबसे पहले तो आपको इसका क्या कर देना है पोस्टमार्टम। क्या करोगे पोस्टमार्टम। याद रखना है ये जो राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद क्या कहता है आपका 52। ये राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है ब्रिटेन। कहाँ के संविधान से लिया है ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही हम क्या कहते हैं यूके। यूके कहने का मतलब क्या है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है।
अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन को ही हम क्या कहते हैं? यूके। यूके कहने का मतलब यूनाइटेड किंगडम। क से क्या हो गया? कार्यपालिका, और कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। 53 क्या कह रहा है आपका? निर्वाचन। और निर्वाचन के लिए 54 क्या कह रहा है आपका? निर्वाचन। और अनुच्छेद 54 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, आइए जरा देखें। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन कहने का मतलब क्या है? संसद में कितने सदन होते हैं आपके? 2, एक लोकसभा और एक आपके राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित। याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत व्यक्ति भाग नहीं लेते। कौन भाग नहीं लेते? मनोनीत। ये मनोनीत व्यक्ति कहने का मतलब क्या है? तो जो राष्ट्रपति है, ठीक है, जो आपका राष्ट्रपति है, ये राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। कैसे 12 लोगों को मनोनीत करता है? जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इस क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है, 4 चीज़ मैंने बताया हूँ, उसको ध्यान रखना। एक साहित्य, एक आपका समाज सेवा, कला और क्या है आपका? विज्ञान। ठीक, इन 4 क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य करता है, राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को, कितने लोगों को? 12 लोगों को राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत। वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं करते? भाग नहीं लेते। पेपर में यदि पूछेगा तो याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत व्यक्ति भाग नहीं लेते, बल्कि कौन लोग लेते हैं? केवल और केवल आपके निर्वाचित। तो याद रखना है, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और वो भी कैसे सदस्य? निर्वाचित। तो पहला कथन आपका सही है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्या पूछा है आपसे? राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल कहने का मतलब क्या है? एक आपका विधानसभा और एक आपका विधान परिषद। अब भारत के सभी राज्यों में तो विधान परिषद उपलब्ध है नहीं, है क्या? भारत के सभी राज्यों में नहीं है। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है, और वो राज्य कौन कौन से हैं? ऊपर में आप जाओगे तो आपको राज्य मिलेगा उत्तर भारत में महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? बिहार। उत्तर भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, यहाँ पर आपका क्या है? विधान परिषद है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आपके दक्षिण भारत में कहाँ पर? कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है आपका? विधान परिषद। चूँकि भारत के केवल 6 राज्यों में बस विधान परिषद उपलब्ध है, इसीलिए हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपके विधान परिषद के सदस्य किस में भाग लेते होंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब अगला क्या कहता है आपका? अगला क्या कहता है आपका? अगला कहता है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है, क्योंकि भारत के 28 राज्यों में क्या है आपका? विधानसभा है, तो ये बिल्कुल भाग लेगा। अगला, दिल्ली व पांडुचेरी, जिसे पुडुचेरी भी कहते हैं, के निर्वाचित सदस्य। ये कथन भी आपका क्या है? सही। अभी भारत में हमारे पास कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8। लेकिन इस 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश में आपका क्या उपलब्ध नहीं है? विधानसभा। केवल 3 जगह आपका विधानसभा उपलब्ध है, एक आपके दिल्ली में, एक आपके पांडिचेरी में, और तीसरा आपके जम्मू कश्मीर में। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर जम्मू कश्मीर का क्यों भाग नहीं ले रहा है? ये केआर, बिहार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आखिर सर 3 राज्यों में है तो जम्मू कश्मीर ने क्या बिगाड़ा है? तो इस बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ था, उसमें किसने भाग नहीं लिया था? जम्मू कश्मीर ने। वो अगला जो राष्ट्रपति बना जाएगा तो वहाँ पर और कौन भाग लेता दिखाई देगा आपको? जम्मू कश्मीर। पर फिलहाल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ था, उसमें केवल किसने भाग लिया था? दिल्ली व पुडुचेरी। इसे ही क्या कहते हैं? कई लोग पांडिचेरी कहते हैं। तो पहला याद रखना है, संसद के दोनों सदनों के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल के लोग भाग लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में क्या नहीं है? विधान परिषद। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
ये कथन भी सही है। और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी क्या है आपका, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। और अनुच्छेद कौन सा है पूछेगा तो कौन सा होगा, 54। अनुच्छेद 54 किसके बारे में बात करता है, निर्वाचन। किसके निर्वाचन, राष्ट्रपति। एकदम ध्यान से सुनना, संसद कहने का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के कैसे सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचित। कैसे, निर्वाचित। दूसरा याद रखना है, राज्य विधानमंडल, विधानमंडल कह दिया मतलब ये किसकी बात कर रहा है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात कर रहा है। चूंकि भारत के केवल 6 राज्यों में बस क्या उपलब्ध है आपका, विधान परिषद, इसीलिए हम विधानमंडल को काउंट नहीं करते। किसको काउंट नहीं करते, विधानमंडल को काउंट नहीं करते, क्योंकि विधानमंडल बोल दिया मतलब ये किसकी बात कर रहा है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात कर रहा है। जबकि भारत के केवल कितने राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है, 6, तो ये भी आपका भाग नहीं लेता। अगला, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, भारत के 28 राज्यों में क्या है आपका, विधानसभा, और वहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, निर्वाचित। निर्वाचित मनोनीत क्योंकि भाग नहीं लेता। अगला, दिल्ली और पुडुचेरी या उसे ही कहते हैं पांडिचेरी, इन लोग भी भाग लेंगे। अगला, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें और कौन भाग लेगा एक्स्ट्रा, जम्मू कश्मीर। इस बार आपका जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव चल रहा था उस समय भाग नहीं लिया था कौन, आपका जम्मू कश्मीर। और उसके पीछे कारण भी ये है कि जम्मू कश्मीर में उस समय विधानसभा का गठन नहीं किया गया था, पर अभी वर्तमान में आपका विधानसभा का गठन किया जा चुका है। कहाँ पर, आपके जम्मू कश्मीर में। तो अगले बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो भाग लेगा, पर फिलहाल अभी के कंडीशन में भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं हम, 54। क्या इतना क्लियर है ऑनलाइन आप लोगों को? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। क्लियर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना? ठीक है। तो आप लोग कल जब क्लास में आओगे तो राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, उसको रिवीजन करके आना, ठीक है? क्योंकि कल भी हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो आज तो मैं ऐसी बेसिक क्लास ले रहा हूँ राष्ट्रपति का। आप लोग क्या करना, मैं एक दिन पहले टॉपिक बता दूंगा, अपना नोट्स जो है आपके पास उसको पूरा अच्छे से रिवीजन करके आना, और यहाँ बैठ के क्या बनाना, MCQ, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन इतना क्लियर है क्या, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री प्रशासन संबंधी सूचना राष्ट्रपति को देगा? ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के है, पर ये भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑनलाइन आप लोग बताइए फिलहाल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑनलाइन कमेंट करके बताइए। चलिए ऑनलाइन जल्दी से बताइए, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। लास्ट में मैं एक बार और रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है? फिलहाल यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताइए। नोट्स आपका डला हुआ है, MCQ भी मैं डलवा दूंगा, एक बार इसको क्या कर लेना आप लोग, रिवीजन कर लेना। चलिए ठीक है, हाँ डलवा दूंगा, पुष्पराज जी, योगेश जी डलवा दूंगा, टेंशन मत लो। याद रखना है कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री प्रशासन संबंधी सूचना राष्ट्रपति को देता है, तो याद रखना है अनुच्छेद आपका 77। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चूंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर किसका होता है, आपके प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री प्रशासन संबंधी सूचना किसको देता है, आपके राष्ट्रपति को। और ये अनुच्छेद कौन सा कहता है, आपका 77, ठीक है? तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कौन से विधेयकों पर स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? किसी विधेयक पर यदि राष्ट्रपति क्या करता है, स्वीकृति देता है, तो वो कौन से अनुच्छेद के माध्यम से देता है, ठीक है? तो याद रखना है अनुच्छेद 108 क्या कहता है, आपका संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 क्या कहता है, आपका संयुक्त अधिवेशन की बात करता है।
अनुच्छेद 109 क्या कहता है आपका? धन विधेयक। अनुच्छेद 109 क्या कहता है आपका? धन विधेयक। ये संयुक्त अधिवेशन क्या है, धन विधेयक क्या है, हम आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 111 क्या कहता है आपका? वीटो। वीटो का मतलब क्या होता है? पावर। वीटो का मतलब क्या होता है? पावर। और अनुच्छेद 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहता है आपका? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। इन सब के बारे में हम आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना सर ये क्या है कैसा है करके। फिलहाल आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति दिए जाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 111 के तहत होता है। किसके तहत होता है? अनुच्छेद 111 के तहत। आगे मैं इसका पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, फिलहाल बस इतना जाने रहो। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रेसिडेंट इलेक्शन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑनलाइन बताते जाइए, गलत ही सही पर बताते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कहाँ जाना होगा? सपनों की नगरी में। कहाँ जाना होगा? सपनों की नगरी में। अभी हमने एक अनुच्छेद पढ़ा, अनुच्छेद क्या था आपका? 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है आपका? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन को ही मैं आम भाषा में क्या कहता हूँ आपको? चुनाव। हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? चुनाव। अब इसके लिए आपको देखना होगा, सबसे पहले ये दो कॉलम बना लेना। एक तरफ हम लिखेंगे कौन भाग लेगा किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। और एक तरफ हम देखेंगे कि कौन भाग नहीं लेगा। ठीक है, इतना तो आपको पता चल चुका है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। किसके बारे में बात करता है? चुनाव के बारे में। अब चुनाव के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहले हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित। क्या इतना क्लियर है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। क्योंकि भारत के 28 राज्य में आपको क्या देखने को मिलेगा? विधानसभा। लेकिन वहाँ के केवल और केवल कैसे सदस्य? निर्वाचित। केंद्र शासित प्रदेश में यदि मैं बात करूं तो हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है और वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। पर चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर आपका दिल्ली और दूसरा आपका पांडिचेरी, या कई लोग इसी को क्या कहते हैं? पुडुचेरी। ठीक है, जब द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ था तो केवल और केवल किसने भाग लिया था? दिल्ली और पांडिचेरी। तो सबसे पहले इतना क्लियर रखना अपने दिमाग में कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। कौन भाग नहीं लेता? तो याद रखना है मनोनीत व्यक्ति। ये मनोनीत व्यक्ति कौन है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 लोगों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, 4 पॉइंट मैंने बोला, साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति कहाँ पर मनोनीत करता है? राज्यसभा में। ऐसे व्यक्ति आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद का सदस्य हो, ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद, विधानमंडल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक क्या होता है आपका? ठीक है, जैसे कि आपका संसद 2 भागों में बढ़ता है ना, वैसे ही विधानमंडल, एक विधान परिषद और एक आपका विधानसभा। तो याद रखना है, ठीक है, विधानसभा का सदस्य कहे या ऑप्शन में दिया रहे विधानमंडल, ये दोनों के दोनों, हालांकि विधानमंडल के अंदर विधानसभा भी आता है, पर अगर लाइन ऐसे ही दिया है तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य। और ऐसा मुख्यमंत्री जो कहाँ का सदस्य है? विधान परिषद का सदस्य है, वो किस में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में।
और इतना बेसिक यदि आपको पता है राष्ट्रपति के बारे में तो वो क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ये क्लियर करो अपने दिमाग में कौन कौन भाग लेगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित। कौन भाग नहीं लेता? तो मनोनीत व्यक्ति भाग नहीं लेता, जिसको राज्यसभा में कौन चुनता है? राष्ट्रपति 12 लोगों को। कैसे 12 लोगों को चुनता है? जो साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान में क्या किया हो? अच्छा कार्य किया हो। विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। विधानमंडल भी लिख दिया तब भी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ विधानसभा लिखा रहेगा तब बस कंडीशन करेंगे, और वो भी कैसे? निर्वाचित। और उसके बाद ऐसा मुख्यमंत्री जो कहाँ का सदस्य है? विधान परिषद का सदस्य है, वो भी किसमें भाग नहीं लेता? आपके राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इतना यदि पता है आपको तो अब अगला प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ उसको बना के देख लो। चलो बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या निकला इसका आंसर बताइए। निकला कि नहीं निकला जी? राष्ट्रपति के निर्वाचक में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ये तो कोई कंडीशन नहीं है। उसे राज्य विधानमंडल के निम्न सदन, निम्न सदन कहने का मतलब क्या है आपका? विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन, उच्च सदन कहने का मतलब क्या है? विधान परिषद। उच्च सदन कहने का मतलब क्या है? विधान परिषद का सदस्य हो, ये कंडीशन सही है। वह कम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो, ये भी आपका कथन गलत है। तो आंसर क्या होगा? सी। अब आप लोग फंस गए होंगे। क्यों फंस गए होंगे? ये निम्न सदन और उच्च सदन क्या है सर? यही हमको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का कांटा क्या हो गया? फंस गया। अब कांटा फंस गया तो चलो फिर से हम देखते हैं थोड़ा सा। यदि आप बात करेंगे, यहाँ पर है आपका संसद। संसद को आप कौन से भाग में पढ़ते हो? भाग कौन से भाग में पढ़ते हो? भाग 5 में। संसद को कौन से भाग में पढ़ते हो? भाग 5। और भाग 6 में आप क्या पढ़ते हो? विधानमंडल। भाग 6 में क्या पढ़ते हो आप? विधानमंडल। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? जैसे कि आपको याद रखना है, संसद में आपके 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। एल इसका मतलब क्या हो गया? लोकसभा। और आर इसका मतलब क्या हो गया आपका? राज्यसभा। इधर वैसे ही आपके विधानमंडल को हमने 2 भागों में बांटा है, एक आपका विधानसभा और एक आपका विधान परिषद। विधानसभा, और इधर हमने क्या देखा इसको? विधान परिषद। चलो अब देखो, जैसे केंद्र में आपका होता है लोकसभा, जैसे ही केंद्र में होता है लोकसभा, वैसे ही राज्य में आपका क्या होता है? विधानसभा। एकदम आसान, नॉर्मल सा। जैसे केंद्र में आपका लोकसभा, वैसे ही राज्य में आपका विधानसभा।
जैसे केंद्र में आपका राज्यसभा वैसे ही राज्य में आपका विधान परिषद। अब ऐसा क्यों कह रहे हो सर? तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या चीज़ ध्यान दोगे? यहां पर आपको ध्यान देना होगा, लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन। तो वैसे ही हम विधानसभा को क्या कहेंगे इधर? नहीं, निम्न। क्यों निम्न कहोगे? मैंने बताया ना, जैसे केंद्र में लोकसभा वैसे ही राज्य में आपका विधानसभा। तो जब आप लोकसभा को निम्न सदन कहते हो तो विधानसभा को भी क्या कहोगे? निम्न सदन। अब इधर देखना, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन। तो जैसे केंद्र में राज्यसभा वैसे ही राज्य में आपका क्या है? विधान परिषद। तो यहाँ पर हम किसको उच्च सदन कहेंगे? विधान परिषद को। क्या इतना क्लियर है? जैसे केंद्र में आपका लोकसभा वैसे ही राज्य में आपका विधानसभा। जब हम लोकसभा को निम्न सदन कह रहे हैं तो विधानसभा को क्या कहेंगे? निम्न सदन। जब हम राज्यसभा की तुलना किससे कर रहे हैं? विधान परिषद से। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन। तो हम विधान परिषद को भी क्या कहेंगे? उच्च सदन। अब ये आपको पता है, तो अब ये प्रश्न बना के देखिए। अरे आया नहीं, पोपट करवा रहा है मेरा। हाँ आया आया आया। चलो अब बना के देखो तो बनता है कि नहीं बनता ये प्रश्न। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ये कोई कारण है क्या पात्र नहीं होने का राष्ट्रपति के चुनाव में? ठीक है, ये कोई कारण नहीं है आपका। उसे राज्य विधानमंडल के निम्न सदन, निम्न सदन कहने का मतलब क्या हो गया? विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ये कोई कारण है क्या? नहीं। वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन, उच्च सदन कहने का मतलब क्या है? विधान परिषद। और अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है कौन कौन भाग नहीं लेता आपके राष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ पर क्या लिखवाया हूँ? ऐसा मुख्यमंत्री जो कहाँ का सदस्य हो? विधान परिषद का सदस्य हो, वो किस में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उच्च सदन। उच्च सदन कहने का मतलब क्या है? विधान परिषद। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हुआ क्या ऑनलाइन? अब आप लोगों को क्लियर हुआ ना? अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? बड़ा ही बेहतरीन और हर बार पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न। देखो मैं आपको टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं ना, पेपर में कैसे प्रश्न बनता है व्यापम में उसको भी बता रहा हूं। अब चलो थोड़ा सा हम देखते हैं महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद कौन सा है आपका? 61। अनुच्छेद कौन सा है आपका? 61। पकानी को का दुयो दशम। अब 61 बात करता है महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रपति को पद के हटाने के लिए, किसको पद से हटाने के लिए? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? महाभियोग। याद रखना है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? महाभियोग। महाभियोग केवल और केवल आपका होता है लोकसभा और राज्यसभा से। महाभियोग केवल और केवल कहाँ से होता है? आपके लोकसभा और राज्यसभा से, और किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। याद रखना है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के अलावा किसी की आवश्यकता नहीं होती। अब पेपर में बार बार प्रश्न पूछता है आपका कि महाभियोग कहाँ से प्रारंभ किया गया है। पेपर में क्या प्रश्न पूछता है कि महाभियोग कहाँ से प्रारंभ किया जाता है?
तो याद रखना है कोई भी सदन से। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? किसी भी सदन से। अगर लोकसभा को दिक्कत है तो लोकसभा से, और राज्यसभा से दिक्कत है तो राज्यसभा से क्या होता है? आपका महाभियोग स्टार्ट होता है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं से भी आपका राष्ट्रपति का क्या स्टार्ट हो सकता है? महाभियोग। दूसरा आपको जो याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, चलो हम लोग कहाँ से पेश करते हैं? लोकसभा से चालू करते हैं। कहाँ से चालू करते हैं? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा से। तो जिस भी सदन से प्रारंभ होगा वहाँ के 1/4 सदस्य क्या करेंगे? लिखित रूप में मांग करेंगे। क्या करेंगे? 1/4 सदस्य क्या करेंगे? लिखित रूप में मांग करेंगे। फिर इसी सदन से 2/3 बहुमत से क्या होगा? पारित होगा। याद रखना है, इसी सदन से कितने से पारित होगा? 2/3 बहुमत से क्या होगा? पारित होगा। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व हम राष्ट्रपति को सूचना भेजेंगे। क्या सूचना भेजेंगे? राष्ट्रपति को कि महोदय जी हम आपके ऊपर क्या ला रहे हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। वो राष्ट्रपति अपने आप को निर्दोष साबित कर लिया तो ठीक है, अन्यथा क्या हो जाएगा? फिर आपका राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से क्या हो जाएगा? पारित। और जैसे ही राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित होगा तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना होगा? छोड़ना होगा। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर करना, अभी भले ही मैंने कहाँ से प्रारंभ कर दिया? लोकसभा से, पर आपका नियम क्या कहता है कि किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हो जिस भी सदन को दिक्कत हो वहाँ से। अगर लोकसभा को दिक्कत है तो लोकसभा से, और राज्यसभा को दिक्कत है तो कहाँ से करोगे? राज्यसभा से। इतना क्लियर है? अभी फिलहाल के लिए मैंने कहाँ से प्रारंभ करवा दिया? लोकसभा से। आप चाहो तो कहाँ से करवा लो? राज्यसभा से। और इधर कहाँ पर लास्ट कर लो? लोकसभा से। क्योंकि रूल क्या कहता है? किसी भी सदन से आप राष्ट्रपति का महाभियोग क्या कर सकते हो? प्रारंभ। बस ये चीज़ याद रखना कि जिस भी सदन से आप महाभियोग प्रारंभ करोगे वहाँ पर पहले क्या होगा? 1/4 सदस्य लिखित रूप में क्या करेंगे? मांग कि हम इस राष्ट्रपति पर क्या लाना चाहते हैं? महाभियोग। फिर उसी सदन में कितने बहुमत से पास होगा? 2/3 बहुमत से पास होगा। फिर दूसरे सदन में जाने से कितने दिन पूर्व हम राष्ट्रपति को सूचना भेजेंगे? 14 दिन पूर्व क्या भेजेंगे? सूचना। यदि राष्ट्रपति अपने आप को निर्दोष साबित कर लिया तो ठीक है, वरना अगले सदन में जाते ही जैसे ही 2/3 बहुमत से पारित होगा तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना होगा? छोड़ना होगा। क्या इतना क्लियर है ऑनलाइन? जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, क्या क्लियर है आप लोगों को इतना पॉइंट? कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है क्या इतना? चलिए, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है उसको बनाकर देखिए। और ये भी याद रखना है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर क्या नहीं लाया गया है? महाभियोग। पेपर में यदि प्रश्न पूछता है तो याद रखना है, अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है और ना ही पारित हुआ है। क्वेश्चन पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है। चलो बताओ क्या होगा आंसर इसका? कंफर्म? आप बताइए जी। चलिए, ऑफलाइन से जवाब आया है, थोड़े ही समय में पता चल जाएगा कि उनका आंसर सही है कि नहीं। ऑनलाइन आप लोग बताइए। चलो जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ, और बहुत सारा एमसीक्यू करवाना है इस टॉपिक से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही है आपके एग्जाम में। चलिए, लगभग सबका आंसर आ रहा है सी। सब के सब क्या हो? गलत। क्यों? चलो देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? सी लिख रहा हूँ ना मैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के लोग किस में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में। पहले तो क्योंकि क्या पूछा है? निर्वाचक गण का तो भाग है। किसका हिस्सा है? निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग का भाग नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लिया है? विधान परिषद वाला कि विधानसभा वाला? तो आंसर क्या होगा? समझ रहे हो क्या गलती किया?
मैं इसीलिए बोलता हूं जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेहतर होगा। क्या ऑनलाइन वाली मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो? राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग ले रहा था? यदि यहां पर हमने देखा था राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा था? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़े ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा है कि निर्वाचक गण का तो भाग है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लिया था परंतु महाभियोग का हिस्सा नहीं है। तो कौन भाग लिया था इतने में से? ये भाग लिया था, ये लिया था और ये लिया था। चूंकि महाभियोग में, हाँ बताइए, देखो पूछ क्या रहा है। इन लोग तो रहते थे जी महाभियोग में। महाभियोग में कौन कौन रहते हैं? इन दोनों तो रहेंगे ही। क्या पूछा है आपसे प्रश्न? निर्वाचन के समय तो था पर महाभियोग के समय नहीं रहता, पूछ रहा है। नहीं समझ आया? बताऊंगा, नहीं आया क्या? ठीक है, देखो सबसे पहले ये देखो कि चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। ये तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों भाग लेते हैं चुनाव में। अब यदि मैं महाभियोग की बात करूं तो महाभियोग में कौन कौन भाग लेगा? केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? चुनाव में 3 लोग भाग लिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लेकिन महाभियोग में केवल और केवल कौन भाग ले रहा है? लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन क्या पूछा है? निर्वाचक गण का तो हिस्सा है। कौन निर्वाचक गण का हिस्सा है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लेकिन महाभियोग में नहीं रहता। तो कौन नहीं रहेगा? विधानसभा, क्योंकि विधान परिषद तो ऑलरेडी रहता नहीं है, ना चुनाव में रहता है और ना ही महाभियोग में, तो इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाना चाहिए आपका। अब क्लियर हुआ? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी डाउट रहेगा तो तुरंत बताना, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ऑनलाइन? बताते जाइए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है? चलो बताओ। राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, ऐसे कंडीशन में कौन करेगा? ठीक है। क्या प्रधानमंत्री ग्रहण करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या महान्यायवादी करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या लोकसभा का अध्यक्ष करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा? बिल्कुल हाँ। उच्चतम कहने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है। बच्चे उच्चतम और उच्च में कंफ्यूज, दोनों में कौन सा शब्द कम दिख रहा है आपको? उच्चतम में और उच्च में? उच्च में कम शब्द दिख रहा है तो ये क्या होगा आपका? हाई कोर्ट। और ज़्यादा शब्द दिखेगा 4-5 वाला तो वो क्या रहेगा आपका? हाई कोर्ट। ठीक है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। याद रखना है जिसमें शब्द कम है वो क्या रहेगा आपका? हाई कोर्ट। और ज़्यादा शब्द दिखेगा 4-5 वाला वो क्या रहेगा आपका? सुप्रीम कोर्ट। तो यदि किसी कंडीशन में आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं, ऐसे कंडीशन में याद रखना है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, वो क्या रहेगा आपका? मुख्य न्यायाधीश लिखा है। मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उसे ही हम क्या कहते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद यदि खाली हो गया है या नहीं है तो फिर उसकी जगह कौन बैठेगा आपका? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अभी जैसे कि आपके उपराष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं है क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का क्या होगा? चुनाव। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगर द्रौपदी मुर्मू भी अपने पद से त्याग पत्र दे दे, उपराष्ट्रपति के पद पर भी कोई नहीं है, तो आपका फिर कौन बनेगा? कौन बनेगा? याद रखना है कौन बनेगा आपका? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि महाभियोग के लिए अनुच्छेद कौन सा पढ़े हो और इसे हमने कहाँ के संविधान से लिया है? और कहाँ के संविधान से हमने लिया है? अनुच्छेद 61, और इसे हमने लिया है USA। USA कहने का मतलब क्या हो गया? अमेरिका। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है राष्ट्रपति का महाभियोग हमने पढ़ा है कौन सा? अनुच्छेद 61, और अनुच्छेद 61 को हमने कहाँ के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से।
पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है अनुच्छेद 61 क्या कहता है आपका, महाभियोग। और महाभियोग को हमने कहाँ के संविधान से लिया है, तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो सिद्ध कदाचार है ना, ये उपयोग करते हो आप जजों के लिए। जजों को जब पद से हटाना होता है तो हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, सिद्ध कदाचार। जैसे कि अभी आपके हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को जब पद से हटाया जा रहा था तो क्या कारण दिया गया, सिद्ध कदाचार के आधार पर हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को पद से हटाया गया। तो जजों के लिए क्या शब्द प्रयोग करोगे, सिद्ध कदाचार। ठीक है, असमर्थता हो गया। अब यदि हम राष्ट्रपति के लिए बात करें तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे संविधान के अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन करने पर। यानी कि यदि राष्ट्रपति ने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया है, ऐसे कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के लिए हम क्या कहेंगे, संविधान के अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन करने पर। यदि कोई नियम या कानून बनाया गया है कि आपको ये काम करना है करके आप उससे ज़्यादा बढ़कर काम कर रहे हो तो आपको क्या किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। तो याद रखना है राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 61 है महाभियोग। महाभियोग हमने कहाँ के संविधान से लिया है, अमेरिका। पेपर वाला उसी को क्या लिखता है, यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। याद रखना है जजों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करोगे, सिद्ध कदाचार। और राष्ट्रपति के लिए संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बताइए। जितना बता रहा हूं एकदम अच्छे से करके जाना, ठीक है। जितने भी पुलिस वाले बच्चे हैं, जितना बताऊंगा एकदम अच्छे से पढ़ के जाना। और आपके क्लास में मैंने ऑलरेडी पंचायती राज और छत्तीसगढ़ का प्रशासन पढ़ा दिया है पुलिस वाले में, तो आप लोग उसको भी अच्छे से करके जाना। चलिए, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद कौन सा है आपका, 76। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अनुच्छेद कौन सा, 148। राज्य का राज्यपाल, अनुच्छेद कौन सा आपका, 153। इन सभी लोगों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती जिसकी क्लासेस चल रही है, सामने आप सभी को पता है, व्याख्याता की तैयारी करने वाले, सहायक शिक्षक की तैयारी करने वाले, वर्ग 2 यानी कि शिक्षक में कला संकाय की तैयारी करने वाले बच्चे बिल्कुल जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल ही रही है, ठीक है। हमारी पूरी टीम तैयार है, आप देख रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए। सीजीपीएससी का भी नया बैच चल रहा है जिसमें आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और स्टोर सेक्शन के माध्यम से फिर आप जुड़ सकते हैं सीजीपीएससी की क्लासेस में। अगला क्वेश्चन, किसे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब क्या है आपका, इसका कोई विरोधी नहीं था। विरोधी मतलब समझ गए, कोई अपोजिट में खड़ा ही नहीं हुआ था। और इसे ही हम आपके संविधान की भाषा में क्या कहते हैं, निर्विरोध। क्या कहते हैं, निर्विरोध। निर्विरोध नाम पे ही छुपा हुआ है, जिसका कोई क्या नहीं करता, विरोध नहीं करता। क्या आपका लाइफ ऐसे ही है, कोई आपका विरोध नहीं करता, ऐसा है क्या, करते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग तो निर्विरोध नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके खुद के दोस्त आपके क्या बनते जाते हैं, विरोधी। पर एक ऐसे भी राष्ट्रपति थे, ठीक है। स्वतंत्र उम्मीदवार कहने का मतलब क्या है, निर्विरोध चुनाव जीता था। और निर्विरोध चुनाव जीतने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, याद रखना है, गिर गिर के हपट हपट के बेचारे क्या बने थे, राष्ट्रपति। तो गिर गिर से क्या याद रखोगे, वीवी गिरी, ठीक है। याद रखना है वीवी गिरी, ये वही वीवी गिरी हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हो छत्तीसगढ़ में। मजदूर मिल आंदोलन पढ़े हो, 1920, 1924 और 1937 3 बार क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में, मिल मजदूर आंदोलन। कहाँ पर, आपके राजनांदगांव। तो जो पहला मिल मजदूर आंदोलन होता है 1920 में, असहयोग आंदोलन के समय, उस समय जो आंदोलन चल रहा था फैक्ट्री और मजदूरों के बीच लेकर, उसको सुलझाने वाले व्यक्ति कौन थे, आपके वीवी गिरी, ठीक है। याद रखना है कौन थे आपके, वीवी गिरी।
बाद में राष्ट्रपति बनेंगे, 1920 में नहीं बनेंगे, ठीक है। मैं 1920 से आपको कोरिलेट कर रहा हूँ, जब हम क्या थे, देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय आपके वीवी गिरी का क्या था उस टाइम योगदान था। ये तो बहुत बाद में बनेंगे ना, स्वतंत्र भारत के बनेंगे, ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, बताइए। बीडी जत्ती, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी एम हिदायतुल्ला और ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। कार्यवाहक कहने का मतलब क्या है, अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, यदि किसी कारण से क्या खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उस समय की बात कर रहा है कौन। आपके कार्यवाहक मतलब समझ गए ना, टेम्पररी रूप से, किस रूप से, टेम्पररी रूप से। तो टेम्पररी रूप से पहली बार कार्यवाहक मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पे राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम याद रखना है, उनका नाम क्या है, वीवी गिरी, जो कि गलत है। क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये न्यूनतम आयु के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है, योग्यता, कहाँ पर पढ़ा है, योग्यता। और योग्यता के लिए अनुच्छेद कौन सा पढ़े हो, याद नहीं आ रहा है तो करके देख लो। प कानी को का दू यो, क्या हो गया आपका, यो, तो गिन लो, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। योग्यता में आपने देखा था, पहला भारत का क्या हो, नागरिक। दूसरा कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35। अधिकतम वाले को टिक नहीं करना है, अधिकतम के बारे में कोई व्याख्या नहीं है संविधान में। आप 60 साल के रहो, 70, 80, 90, 100, 120, अधिकतम की कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल। अभी आप लोग चाहोगे तब भी क्या नहीं बन सकते, राष्ट्रपति, क्योंकि उम्र आपका क्या नहीं हुआ है, 35 साल की हो गया है जी, नहीं हुआ है ना, 25 नहीं हुआ है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, चलो बताओ। ये इतना बस पढ़ लो ना जी, राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है, बताओ। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जबरदस्ती यहां से वहां लिख दिया है। राष्ट्रपति का पद प कानी पहला लाइन है, और राष्ट्रपति के पद के लिए अनुच्छेद कौन सा पढ़े हो, 52, 52 मुंडी का राष्ट्रपति, ऐसे याद रखना। और कहाँ से लिया है ये हमने, यूके। यूके कहने का मतलब क्या है, ब्रिटेन। तो राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। आंसर क्या हो जाएगा, ए, सॉरी बी जी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलो बताओ। देखो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, ये मौलिक अधिकार है, हम पढ़ेंगे अभी। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अगला अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 6 प्रकार का स्वतंत्रता पढ़े हैं हम अनुच्छेद 19 में। 51A क्या पढ़ता है, मूल कर्तव्य। 51 किसके बारे में बात करता है, मूल कर्तव्य। और प्रधानमंत्री के बारे में कौन बात करता है, अनुच्छेद 75। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद कौन सा पढ़ोगे, 75, ठीक है।
चलिए अब आ रहा है क्या वॉइस, बताइए ऑनलाइन। अब आ रहा है क्या आवाज, बताइए। देखो निर्वाचन की रीति करके फंसा दिया। अगर सिर्फ निर्वाचन कहता तो हमारे लिए अनुच्छेद कौन सा था, 54। सिर्फ निर्वाचन कहता तो ठीक है, लेकिन ये रीति बोल रहा है। रीति मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। और राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है, तो याद रखना है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए कितना रुपए जमा करना पड़ता है, 15,000 रुपये। ये राष्ट्रपति 15,000 रुपये किसके पास जमा करता है, आरबीआई के पास। और इसे ही हम क्या कहते हैं, जमानत राशि। जमानत राशि का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा जमा करता है उसे हम क्या कहते हैं, जमानत राशि। तो राष्ट्रपति को कितने रुपए जमानत राशि जमा करना पड़ता है, 15,000। किसके पास, आरबीआई। अब कोटा, राष्ट्र निर्वाचन की रीति कहने का मतलब क्या है, कोटा। ठीक है, यदि राष्ट्रपति ने टोटल वोट का यदि उसने 1/6 मत प्राप्त नहीं किया तो उसका जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 600 लोगों ने मतदान किया है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, अगर 600 लोगों ने मतदान किया है तो 1/6 कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। 600 का 1/6 कितना होगा, 100। याद रखना है जमानत राशि का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। जमानत राशि का जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई भी राष्ट्रपति टोटल वोट का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो राष्ट्रपति का क्या जब्त कर लिया जाता है, जमानत राशि। जमानत राशि का जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। और निर्वाचन की रीति मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कोटा। अब याद नहीं आ रहा है तो फिर करके देख लो। पकानी, क्या हो गया, पकानी, कोका, इतने में निकल जाएगा आपका। 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद। 53 कार्यपालिका। 54 निर्वाचन। 55 कोटा या निर्वाचन की रीति। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, क्या होगा। चलिए राष्ट्रपति का शपथ। अब शपथ के लिए कौन सा अनुच्छेद पढ़ोगे, बताओ जल्दी से, 60। अब प्रश्न ये पूछता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। कौन दिलवाएगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। सीजीआई कहने का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इसे हम क्या कहते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, यदि पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है कौन सा पद दिलवाएगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है आपका, 60। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, चलो बताओ जल्दी से। और कौन कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, और विधानसभा कैसे सदस्य, और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर क्यों नहीं लिया था भाग, उस टाइम आपका विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 54। ठीक है, सीजी व्यापम। अब इसकी खास बात क्या है, तो व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, इसके अलावा आपका आमीन पटवारी, या व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं, बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर भी दिख रहा है। सबसे पहले आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं।
ठीक है। आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। क्या आज का क्लास आप सभी को समझ आया, ये भी कमेंट करेंगे। और जितना भी टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है आपको, सारा चीज़ आपको एप्लीकेशन में आपके कंटेंट में मिल जाएगा। तो बिल्कुल जो भी बच्चे अब तक हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने स्पेशली पुलिस वाले बच्चे हैं जिनके लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ, क्या ऐसे ही क्लास मैं रोज़ लाता रहूँ? बिल्कुल आप सभी कमेंट करेंगे। स्पेशली जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आज का क्लास आपको समझ आया। सारा MCQ का PDF और सारा जो मैंने क्लास में थ्योरी वाला बताया अभी, उन सारे चीज़ों का नोट्स मैं कहाँ पर डलवा दूंगा आपके कंटेंट में। ठीक है, चलिए कल और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या ऐसा ही क्लास मैं आपके लिए लाता रहूं रोज। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक ओवर करेंगे। और जाने से पहले लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक बटन से हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन के लिए आपके ऐसे ही क्लास आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।